कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं। सीएस प्रोफेशनल के अंदर ग्रुप टू के अंदर एक प्यारा सा सब्जेक्ट है जिसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। अगर मैं बात करूं कि भाई ये सब्जेक्ट जो है इसकी यूजफुलनेस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, नॉन कंप्लायंस एंड रेमेडीज। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये सब्जेक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफी अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप जॉब में हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको बताता है कि यार आप ना कौन कौन से नॉन कंप्लायंस कर सकते हो जो आपको करने नहीं है। कंप्लायंस का मतलब होता है लॉ का पालन करना। तो ऐसे कौन कौन से नॉन कंप्लायंस हैं जो आपको नहीं करने हैं? अगर आपने नॉन कंप्लायंसेस कर दिए हैं तो आपका नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है? ठीक है, तो बेसिकली अगर आप एज अ सीएस किसी कंपनी में जॉब करते हो तो ये सब्जेक्ट आपको बताता है कि क्या क्या नॉन कंप्लायंसेस हैं, नंबर वन। नंबर टू, ये सब्जेक्ट आपको ये भी बताएगा कि आपके शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या क्या हैं। ऐसी कौन कौन सी हरकतें हैं जो आपको नहीं करनी है जिससे शेयर होल्डर्स के हितों का नुकसान हो सकता है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, बट अगर आप प्रैक्टिस में हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर आप किस में हैं? प्रैक्टिस में हैं, तो ये सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए संजीवनी बूटी जैसा है। मतलब बहुत काम का सब्जेक्ट है ये अगर आप प्रैक्टिस में हैं। क्यों काम का है बच्चों? पता है जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं उनमें से मेजॉरिटी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको एक प्रॉब्लम है, यार क्लाइंट ना टाइम पे पैसा नहीं देता। मतलब हम उसके फॉर्म्स फाइल कर देते हैं, हम उसके सारे रूटीन टास्क करते हैं, ईयरली कंप्लायंसेस, हाफ ईयरली कंप्लायंसेस, हम सारे कंप्लायंसेस करते हैं, बट साला जो क्लाइंट है ना वो पैसे नहीं देता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला हाँ हाँ ये तो अच्छी बात है, मतलब ये तो बुरी बात है। लेकिन फिर बच्चों, लेकिन मेरे कई जो दोस्त हैं वो ये बोलते हैं, लेकिन मैंने बोला तो फिर क्लाइंट ऐसे पैसे नहीं देता, क्लाइंट पैसे कब देता है? तो बोले क्लाइंट पैसे कब देता है दुष्यंत, पता है आपको? मैंने बोला कब? जब क्लाइंट ने कोई नॉन कंप्लायंस कर दिया होता है, उसको आरओसी का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नोटिस आता है, उसके बाद तो क्लाइंट एकदम दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि ये कर दो, तुम जितने पैसे मांगो मैं उतने पैसे दूंगा। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कब है पता है? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब कोई कंपनी नॉन कंप्लायंस कर देती है और उस नॉन कंप्लायंस को ठीक करवाना होता है, तो कंपनी भागते हुए जाती है किसी अच्छे बेहतरीन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास। अब वो कंप्लायंस ठीक कहां से हो सकता है? एनसीएलटी के पास जाके ठीक हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ठीक हो सकता है, अंडर द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज है जो हम इस टॉपिक में या इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ना क्लाइंट आपको बिफोर हैंड पैसे लाके देता है कि भाई गलती हो गई, इस गलती को ठीक कर दे यार, मेरा डिन नंबर सस्पेंड कर दिया गया है, कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, एनसीएलटी का नोटिस आ गया है, कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिस आया है, आरओसी का नोटिस आया है, तो प्लीज यार ये कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस को ठीक करवा दे। सो दिस इज द टॉपिक, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। तो बेसिकली पूरा ये जो टॉपिक है, ये जो पूरा सब्जेक्ट है, तीन चरणों में बांटा गया है, तीन खंडों में बांटा गया है। सबसे पहला जो खंड है दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। और बच्चों सिर्फ चैप्टर वन, सिर्फ याद रखिए चैप्टर वन ही जो है दैट डील्स विद व्हाट बेटा? रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। तो बच्चों ये जो चैप्टर वन मैं आपके साथ आज शुरू करने वाला हूं, ये चैप्टर वन मेरे हिसाब से एग्जाम में 15 से 22 मार्क्स का आएगा। यस, 15 मार्क्स से लेके 22 मार्क्स तक का सिर्फ एक ही चैप्टर आएगा बच्चों। कौन सा? शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर और इस चैप्टर का वेटेज मैंने आपको बताया है 15 से लेके 22 मार्क्स तक का। ठीक है, चलिए तो बच्चे ध्यान से देखिए, तो आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के जो नोट्स हैं मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे नोट्स दूं, और बहुत टाइम से मेरा इस नोट्स पे काम चल रहा था। तो लेट्स सी ये नोट्स आपको कैसे लगे, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। एनीवे, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना पहला चैप्टर, रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। नाउ हाँ जी, आप बताएंगे शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी? एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था ना अपन ने कहीं पे तो। बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी?
अच्छा एक चीज बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने को भी अपना इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री ना, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, करेक्ट है ना? लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। तो शेयर होल्डर्स का डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी? और हमेशा याद रखिए बच्चों, आज की तारीख में शेयर होल्डर की डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। सो बता सकते हैं मुझे शेयर होल्डर्स की डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हाँ, कुछ नहीं बच्चों, शेयर होल्डर्स का डेमोक्रेसी का मतलब है, एक ही वर्ड याद रखिएगा बच्चों, शेयर होल्डर्स की डेमोक्रेसी का मतलब एक ही चीज है, क्या? शेयर होल्डर्स की डेमोक्रेसी का मतलब है पार्टिसिपेशन। और पार्टिसिपेशन के आगे और अच्छा अगर वर्ड में लगा सकता हूं तो दैट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर्स इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो बच्चों, इफ शेयर होल्डर्स गेट, अगर शेयर होल्डर्स को मिलता है कौन सा मौका? एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका। कहां पे? कंपनी के अफेयर्स में, कंपनी के मामलों में, कंपनी के डिसीजन मेकिंग में अगर शेयर होल्डर्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। और जब मैं शेयर होल्डर की बात कहूं तो मेरा जो आश्रय है, मैं बोलना चाह रहा हूं मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स भी, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी, all the shareholders must actively participate। और स्पेशली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स का ध्यान रखा जाना चाहिए। कंपनी ने कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या हो, अफेक्ट। ठीक है, सो ये हो गया शेयर होल्डर्स की डेमोक्रेसी। नाउ अगला जो है वो है कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। इस सब्जेक्ट की एक इंपॉर्टेंस और भी है, वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। व्हाट दैट इंपॉर्टेंस इज? बच्चों आपको पता है ना, सीएस एज एन आर्बिट्रेटर, सीएस एज अ कॉन्सिलिएटर, ये स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स में कंपनी सेक्रेटरी को एक्टिवली एंगेज किया जा रहा है एज व्हाट? एज एन आर्बिट्रेटर। कि कंपनी सेक्रेटरी जो है वो कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशंस, इन सब का ना किंग होता है, बाप होता है, उसको काफी अच्छे से लॉस पता है। तो अगर दो शेयर होल्डर्स के ग्रुप्स में टकराव है, जैसे अभी कुछ समय पहले अगर आपको याद हो, इंडिगो में, इंडिगो के दो प्रमोटर्स हैं, उनके बीच में आपस में क्या हो गया? टकराव हो गया था। फर्स्ट वाज गंगवाल फैमिली एंड द अदर वाज दिस, कौन सी फैमिली थी दूसरी? एंड सेकेंड फैमिली वाज भाटिया फैमिली। ठीक है, सो राहुल भाटिया फैमिली एंड दिस भाटिया फैमिली एंड गंगवाल फैमिली, ये दोनों प्रमोटर्स हैं। किसके प्रमोटर्स हैं? इंडिगो के। इंडिगो मतलब इंटरग्लोब एविएशन। इनके बीच में डिस्प्यूट्स थे किसी पर्टिकुलर चीज को लेके। मतलब इनका मानना था, किनका मानना था? ये जो गंगवाल फैमिली है इनका मानना था कि जो भाटिया फैमिली है ये इंटरग्लोब एविएशन के थ्रू बहुत ज्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करती है और इससे खुद का फायदा करती है। तो ऐसी, मतलब इन्होंने, मतलब एक कॉर्पोरेट डिस्प्यूट रेस किया और इस डिस्प्यूट के चलते, ड्यू टू दिस डिस्प्यूट, क्या हो गया? इंडिगो का शेयर प्राइस कम से कम 20% टूटा। हालांकि वो डिस्प्यूट बाद में रिजॉल्व कर लिया गया। तो रिजॉल्व करने में किसका हाथ होगा बच्चों? बड़े बड़े प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, बड़े बड़े चार्ट अकाउंटेंट्स जो बैठे होंगे साथ में कि नहीं यार, नाउ वी हैव टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, क्योंकि इससे कंपनी की फंक्शनिंग को असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बेसिकली जब किसी शेयर होल्डर को लगता है कि उसके राइट्स जो हैं, उसके राइट्स उसको मिल नहीं रहे हैं, या फिर किसी शेयर होल्डर को लगता है कि उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो दैट शेयर होल्डर कैन रेज द डिस्प्यूट। जैसे कि अभी कंपनीज एक्ट में, जैसे सेक्शन 56 अगर आप देखें, शेयर ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन, देन सेक्शन 59 रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ये सारे कुछ सेक्शंस हैं, ये सारे कुछ सेक्शंस हैं जहां पे कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के बारे में बताया गया है। तो हम लोग इस चैप्टर के दौरान, अपनी पढ़ाई के दौरान, ये सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, सो विल स्टार्ट। तो शेयर होल्डर्स की डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? एक ही चीज याद रखना, शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन। कंपनी की डिसीजन मेकिंग में शेयर होल्डर्स को जितना पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, मैं कह सकता हूं कि उतना कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है। अभी जैसा कि आपने देखा कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, ये जो एक्ट है, ये एक्ट के आने के बाद, और आप सबको पता ही है ना कंपनीज एक्ट 2013 कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट 2013, ये तो भाई इसका घर का नाम है।
पूरा नाम क्या है कंपनीज एक्ट 2013 का? एन एक्ट कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग द लॉ रिलेटिंग टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज। यस, ये तो इसका पूरा नाम है जी, कंपनीज एक्ट 2013। तो छोटा सा नाम है उसका, जैसे दुष्यंत जैन, मेरे घर का नाम है लवी, तो लवी मेरा छोटा नाम है, ठीक है। तो एन एक्ट कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 कोई नया एक्ट है क्या? कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी नया एक्ट नहीं है भैया। ये क्या है? पुराने जितने भी एक्ट थे कंपनीज एक्ट, पुराने जितने भी कंपनीज एक्ट मतलब 1956 और उसके पहले के जितने भी एक्ट थे, उन सारे एक्ट्स को क्या किया गया है? कंसोलिडेट किया गया है। उसके बाद उन सारे एक्ट्स में क्या किए गए हैं? चेंजेस किए गए। अब चेंजेस कैसे किए गए हैं? तो कुछ सेक्शंस को कंपनीज एक्ट के, कंपनीज एक्ट 1956 के कुछ सेक्शंस को, 4-5 सेक्शन को मर्ज करके एक सेक्शन बना दिया गया है। उसके बाद कुछ पुराने सेक्शंस में चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद कुछ नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब क्या है? ये सब नए सेक्शंस इंक्लूड किए गए। फ्रॉड जो 447 है पुराने कंपनीज एक्ट में या 1956 के एक्ट में नहीं था, ये नए सेक्शन को क्या किया गया? फ्रॉड 447 में डिफाइन किया गया, जो जिसके बारे में हम यहाँ पे ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, ये इट्स नॉट अ न्यू एक्ट, नया एक्ट नहीं है। पुराने एक्ट को ही हमने क्या किया है? मॉडिफाई किया है, पुराने एक्ट को ही हमने चेंज किया, पुराने सारे एक्ट को मर्ज करके एक सेपरेट एक्ट बना दिया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब कंपनीज एक्ट 2013 अगर नया एक्ट होता, सुनिएगा ध्यान से, कंपनीज एक्ट 2013 अगर नया एक्ट होता तो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर जितने भी केस लॉस हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एप्लीकेबल होने वाले ही नहीं थे, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 इज नथिंग बट जो पुराने एक्ट थे, मतलब सब्जेक्ट मैटर सेम है। 1956 का सब्जेक्ट मैटर भी जॉइंट स्टॉक कंपनी था, 2013 का भी जो सब्जेक्ट मैटर है वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, जब मैं ये कहता हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 एक जो एक्ट है ये कंसोलिडेटिंग और अमेंडिंग एक्ट है, इसका मतलब ये हो गया कि 1956 के एक्ट के अंदर जितने भी कोर्ट्स के जजमेंट थे, ठीक है, क्या वो रेलिवेंट सेक्शन में 2013 के एक्ट में एप्लीकेबल होते हैं, हाँ या ना? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आई गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, आप सबको पता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में, यस यू माइट बी अवेयर विद ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर का जो पुराना प्रोविजन था कंपनीज एक्ट 1956 में, उसमें ऐसा था कि भाई जैसे ही वो डायरेक्टर जो है, जैसे ही जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो स्टेट में वापस आता है, कौन से स्टेट में? जिस स्टेट में बोर्ड मीटिंग होती है, ठीक है, तो उसके बदले जो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसका ऑफिस चला जाएगा, ऐसा था। अब कंपनीज एक्ट 2013 में क्या किया? स्टेट के बदले कंट्री लिख दिया, मतलब या इंडिया लिख दिया। तो अब क्या हो गया कि जैसे ही अब 161 में लिखा है अल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में, जैसे ही अपना ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया आ गया, वैसे किसका ऑफिस चला जाएगा? अल्टरनेट डायरेक्टर हैज टू वेकेट हिज ऑफिस, अल्टरनेट डायरेक्टर का ऑफिस चला जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां पे आपको एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। हमारा अल्टरनेट डायरेक्टर था मिस्टर श्याम। श्याम जो है वो रह रहा था ऑस्ट्रेलिया में पिछले 1 साल से। तो श्याम के बदले हमने अल्टरनेट डायरेक्टर लगा दिया राम को, ठीक है। तो राम मेरी कंपनी में क्या बन गया? अल्टरनेट डायरेक्टर, किसके बदले? श्याम के बदले। अच्छी बात है। अब क्या हुआ बच्चों, अब जो अपना श्याम है, जो ओरिजिनल डायरेक्टर है, वो ऑस्ट्रेलिया से जा रहा है यूएसए, अपने किसी काम से आ रहा है, लेकिन उसको ऑस्ट्रेलिया से यूएसए की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती। किसको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती? शाम को डायरेक्ट फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया से यूएस की नहीं मिलती। तो अब शाम की जो फ्लाइट थी वो ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलिया से जाएगी न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में 4 घंटे का लेओवर, और उसके बाद न्यू दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट यूएसए की है। समझ में आ रहा है? तो भाई अब जो है अपना श्याम जो है फ्लाइट से आया, न्यू दिल्ली आया, न्यू दिल्ली में 4 घंटे का लेओवर रेस्ट किया। अब बच्चों मुझे बताइए
अब श्याम न्यू दिल्ली तो आ गया, मतलब श्याम कहां पे आ गया, इंडिया तो आ गया। अब मुझे बताइए, श्याम जैसे ही इंडिया आया, भले ही 4 घंटे के आया, बट ही हैज रिटर्न टू इंडिया ना, इंडिया तो आया है वो। तो इंडिया में कितनी देर रुका वो, 4 घंटे, उसके बाद यूएस चला गया। मुझे बताइए राम का ऑफिस जो है ऑल्टरनेट डायरेक्टर का ऑफिस है, वो रहेगा या चला जाएगा? बिकॉज ये श्याम तो इंडिया आया था ना। तो बच्चों 2011 में, 2011 कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले 2011 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा था, रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न इन परमानेंट फॉर्म। रिटर्न इन परमानेंट फॉर्म मतलब आप इस तरह रिटर्न हो रहे हैं कि आप इंडिया में बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड करेंगे। परमानेंट फॉर्म में आप इंडिया में रहने के लिए आ रहे हैं। दैट शैल बी कंसीडर्ड एज द मीनिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न शब्द का मतलब, रिटर्न का मतलब ये नहीं कि तुम आए और तुरंत चले गए, नहीं। रिटर्न का मतलब है इंडिया में ही आना, परमानेंटली आना, कि भाई मैं आ गया और अभी मेरे वापस मतलब जाने का भी कोई विचार नहीं है। दैट शैल बी कंसीडर्ड एज द मीनिंग ऑफ रिटर्न। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2011 में एक जजमेंट के थ्रू बताया था। तो 2011 में बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, वो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर उन्होंने रिटर्न का शब्द, रिटर्न शब्द का मीनिंग बताया था। तो क्या वो मीनिंग रिटर्न का आज भी एग्जिस्ट करता है? क्या आज भी वो रेलिवेंट है? हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। यस, वो आज भी रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है, इट इज एन एक्ट which consolidates and amends the law relating to joint stock companies। मतलब हमारा जो एक्ट है कोई नया एक्ट नहीं है, बट पुराने जो जितने भी लॉज हैं उन सबको इकट्ठा करता है और उनमें थोड़े बहुत चेंजेस करता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो भी सिमिलर प्रोविजन है 1956 के, और उनके ऊपर जो कोर्ट के डिसीजन है, वो आज भी रेलिवेंट है। ठीक है, ये जानकारी आप सबको ऑलरेडी है, बट मैंने थोड़ा सा थोड़ा सा प्रकाश डाला है मैंने, ताकि आपको आपका नॉलेज ब्रशअप हो जाए। ठीक है, चलिए। हाँ जी, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। तो मैं ये कह रहा था, कंपनीज एक्ट 2013 ने बहुत सारे क्या बनाए हैं, कंपनीज एक्ट 2013 ने शेयर होल्डर्स की डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजन बनाए हैं। अगर आप 1956 का एक्ट देखें, तो 1956 के एक्ट में एक पोस्टल बैलेट का कंसेप्ट था, राइट? 1956 के एक्ट में पोस्टल बैलेट का कंसेप्ट था। अब आप बोलेंगे सर इसमें नया क्या है? पोस्टल बैलेट का कंसेप्ट तो 2013 के एक्ट में भी है। यस, सेक्शन 110 दैट डील्स विद पोस्टल बैलेट। ठीक है, तो पोस्टल बैलेट एक पहला स्टेप लिया गया था, कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। देखिए कंपनीज एक्ट में, चाहे 1956 का एक्ट हो या 2013 का एक्ट हो, डेमोक्रेसी तो है। डेमोक्रेसी कैसे? जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है आप सबको पता है जनरल मीटिंग में लिए जाते हैं। जनरल मीटिंग में आता कौन है? शेयर होल्डर्स आते हैं। Who comes in the general meeting? Obviously जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स आते हैं और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू वो डिसीजन लेते हैं। करेक्ट है? तो डेमोक्रेसी का जिक्र तो कंपनीज एक्ट में पहले से ही है, मतलब शेयर होल्डर्स को हमने पहले से ही अधिकार दिया हुआ है कि आप फैसले ले सकते हैं। करेक्ट है? शेयर होल्डर्स को हमने पहले से ही अधिकार दिया है कि यू हैव टू टेक डिसीजंस, इट्स योर कंपनी। सेक्शन 179 में पावर दी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सेक्शन 179 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दी गई है, लेकिन साला वो 179 के अंदर जो पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दी गई है, 179 शुरू होने के पहले लिखा है। क्या लिखा हुआ है? कि भैया ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर शेयर होल्डर्स कोई भी रूल बनाते हैं जनरल मीटिंग में, उसके अंतर्गत, उसके अधीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर एक्सरसाइज करनी है। तो हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर तो दी है, बट उसके ऊपर भी हमने शेयर होल्डर को बिठाया है। कई जगहों पे ऐसा होता है कि डायरेक्टर और शेयर होल्डर एक दूसरे की मतलब इनके ओपिनियन अलग हो सकते हैं। डायरेक्टर के ओपिनियन और शेयर होल्डर के ओपिनियन कंपनी को चलाने के मामले में अलग हो सकते हैं। अगेन यहां पे एक क्वेश्चन आया था इंटरग्लोब एविएशन में। इंटरग्लोब एविएशन में शायद इंडिगो में, आपको शायद पता ना हो, इंडिगो का जो मैनेजमेंट था, सुनिएगा ध्यान से, इंडिगो का जो मैनेजमेंट था वो ये चाह, मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते थे कि इंडिगो के प्लेन्स में फ्री मील्स दी जाए, फ्री मील्स दी जाए। आप सबको पता है इंडिगो के डोमेस्टिक फ्लाइट में फ्री मील्स नहीं मिलती, लेकिन मैनेजमेंट
चाहता था कि फ्री मील्स देना चाहिए, लेकिन जो प्रमोटर्स हैं, मैंने आपको बताया ये दो प्रमोटर भाटिया और गंगवाल, ये दोनों मिलके 51% होल्ड करते हैं। कहां पे? इंडिगो में। तो इनके बीच में कुछ बातें हुई जहां पे प्रमोटर्स ने ये कहा कि नहीं, अगर आपने फ्री मील्स दिए, अगर आपने फ्री मील्स दिए तो इससे खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी इससे। सो कहीं ना कहीं देयर वर सम डिफरेंसेस बिटवीन होम शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजमेंट। अल्टीमेटली इस केस में क्या हुआ, शेयर होल्डर्स पीछे हटे। शेयर होल्डर्स पीछे हटे मतलब जो अपने प्रमोटर्स थे, इन्होंने कहा कि नहीं यार, मैनेजमेंट जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, एंड दे हैव टेकन अ डिसीजन। आई थिंक 2021 के फर्स्ट मंथ से 2021 के शायद इंडिगो के प्लेन्स में फ्री मील्स डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होंगे, ठीक है। ऐसा उनके बीच में शायद ऐसा कुछ फैसला भी हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि कई बार मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। खैर ये बात तो, ये बहुत छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आई हैव गिवन यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। तो बच्चों कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है, वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बहुत सारे ऐसी सुविधाएं दी गई हैं कि शेयर होल्डर्स दे कैन एक्चुअली, वो अपनी डेमोक्रेसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स को पावर्स दी गई हैं। तो पोस्टल बैलेट एक जरिया है। अच्छा एक मिनट, अब जनरल मीटिंग में तो शेयर होल्डर्स अपनी पावर एक्सरसाइज करते ही हैं वोट के थ्रू। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अपनी पावर तो एक्सरसाइज करते हैं, जैसे टाटा मोटर, जैसे टाटा सन्स में जो अपने ये जो मिस्त्री थे, साइरस मिस्त्री, he was acting as मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ टाटा सन्स। टाटा सन्स मतलब टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी। शेयर होल्डर्स आए, इकट्ठे हुए, हाथ भाड़ में साले, तू कंपनी नहीं चला सकता, अलग कर दिया। किसको अलग कर दिया? साइरस मिस्त्री को अलग कर दिया। यस, कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी का या शेयर होल्डर्स की डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। किसको अलग कर देना? साइरस मिस्त्री को बोर्ड से हटा दिया, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पद से हटा दिया। किसने हटाया? शेयर होल्डर्स ने मिलकर हटा दिया। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स ऑफ शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी का मतलब ये बेसिकली होता है कि शेयर होल्डर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अब ध्यान देखिए, तो पार्टिसिपेट कहां पे करेंगे शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स वुड पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग, ठीक है। तो नॉर्मली शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में आते हैं, कंपनी उनको नोटिस भेजती है सेक्शन 101 के हिसाब से, दे कम इन द जनरल मीटिंग और वो अपनी वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज करते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक्चुअली शेयर होल्डर्स मीटिंग में आते ही नहीं है। नहीं आते मीटिंग में शेयर होल्डर्स, मतलब नहीं आते, मतलब अब सीधी बात है यार, रिलायंस के 35 लाख शेयर होल्डर हैं। मीटिंग होती है उस सिटी में जिस सिटी में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो इनकी रिलायंस की मीटिंग होती है बिरला मातोश्री सभागृह में, ठीक है, मुंबई में, नरीमन पॉइंट पे। मुझे एक चीज बताइए, मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे पास 10 शेयर है, मैं रहता हूं पूना में, कोई दूसरा शेयर होल्डर है, कोई रहता है भोपाल में, कोई तीसरा शेयर होल्डर है वो रहता है जालंधर में, और ऐसे पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड रिलायंस के शेयर होल्डर स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं। मुझे बताइए, जब एक्चुअली मीटिंग होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, कितने शेयर होल्डर्स जो हैं वो एक्चुअली में मीटिंग अटेंड करने आएंगे? बोलो। मुश्किल से 200। मतलब मैं जिस मीटिंग में रिलायंस की 2 एजीएम्स मैंने अटेंड किए हैं जब मैं रिलायंस के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में काम करता था। सो मुश्किल मुश्किल से 200 लोग रहते थे मीटिंग में, और उसमें भी मुकेश अंबानी जी के पास 52 या 53% वोटिंग राइट्स हैं। तो सीधी बात है, अगर किसी फैसले को शो ऑफ हैंड पे करना है तो मुकेश अंबानी जी ने हाथ खड़ा कर दिया तो 53-54% वोटिंग राइट तो फेवर में आ गए, मतलब वो फेवर में पड़ गए। तो मुकेश अंबानी जी के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना, जिससे स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 75% वोटिंग राइट्स रखते हैं ना जितने लोग मीटिंग में प्रेजेंट हैं, तो मुकेश अंबानी जी के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुश्किल से अगर 200 लोग भी मीटिंग अटेंड करते हैं, 200 में से एक मुकेश अंबानी जी हैं, उनकी फैमिली है, तो मुकेश अंबानी जी ने अपना हाथ खड़ा कर दिया या फिर बैलेट पेपर पे साइन कर दिया है, बैलेट पेपर के थ्रू वोट डाल दिया, तो 52% वोट तो वैसे ही फेवर में आ गए, क्योंकि बाकी के शेयर होल्डर्स जो है वो तो मीटिंग अटेंड करते ही नहीं है। तो बच्चों
ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी पता था कि यार शेयर होल्डर्स ना एक्चुअली में जो उनको डेमोक्रेटिक पावर्स दी गई है ना वोट डालने की पावर, उसको यूज ही नहीं करते। बच्चों मैं कितनी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मैं भी बहुत कम वोटिंग राइट एक्सरसाइज करता था, लेकिन 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 कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद बहुत अच्छा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। कौन सा कंसेप्ट? ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसके थ्रू शेयर होल्डर्स का वोट डालना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, एंड दैट कंसेप्ट वाज ई वोटिंग। हम लोगों ने पढ़ा है 19 सॉरी सीएस एग्जीक्यूटिव में हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, घर पे बैठ के वोट डालना। जैसे कि अभी मेरे पास कुछ एजीएम के नोटिस है, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा नेट यहाँ पे गड़बड़ है, बट स्टिल आई वुड लव टू शो यू। एचडीएफसी एएमसी का मुझे कल एनुअल रिपोर्ट आया था, जस्ट अ मोमेंट ना। बच्चों इंटरनेट कनेक्शन नहीं है मेरे पास। तो मैं आपको एक एचडीएफसी एएमसी वालों की तरफ से मुझे मेल आया था, उन्होंने मुझे ई वोटिंग के बारे में कुछ बताया कि भाई आप हमारे यहाँ शेयर होल्ड करते हो तो एजीएम में आपके पास अगर 50 शेयर है तो यू हैव 50 वोट्स और आप अपना वोट डाल सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है ई वोटिंग, ई वोट डालने का प्रक्रिया वगैरह क्या है। छोड़ दिए बच्चों। सो कहने का मतलब ये है कि ई वोटिंग जो है सेक्शन 108 है मेरे हिसाब से, राइट? तो ई वोटिंग जो है, ई वोटिंग के थ्रू शेयर होल्डर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ई वोटिंग का जो सेक्शन है वो भी शेयर होल्डर्स को एक पावर देता है, ठीक है ना। अब बच्चों कंपनी, तो बच्चों ध्यान से देखते हैं पहला लाइन क्या लिखा है हमने। As we know, shareholders exercise their rights either directly or through their elected representative। जैसा कि हमको पता है कि शेयर होल्डर्स जो है वो अपने राइट्स कंपनी में कैसे चलाते हैं। शेयर होल्डर्स कंपनी कैसे चलाते हैं? डायरेक्टली, मतलब शेयर होल्डर खुद डायरेक्टर बन जाता है, या फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, मतलब शेयर होल्डर क्या करते हैं, कंपनी चलाने के लिए रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं। आपको पता है सेक्शन 152 के हिसाब से कंपनी के जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं वो कौन करता है? 152 प्लस 160 कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। मतलब 152 में क्लियरली लिखा है कि सारे डायरेक्टर्स कहां पे अपॉइंट होने चाहिए? जनरल मीटिंग में, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द एक्ट। मतलब 160 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर है, बट हम सबको पता है कि एक नॉर्मल रूल ये है कि शेयर होल्डर्स ही होते हैं जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। Thus, in order to protect the rights of shareholder and to enable them to have the control over the affairs of the company, the concept of corporate democracy has been introduced. So why the concept of corporate democracy has been introduced? क्या कोई मुझे बता सकता है कि कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है? ताकि शेयर होल्डर्स कंपनी में रेगुलर बेसिस पे पार्टिसिपेट कर सके। साधारण भाषा में शेयर होल्डर डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि शेयर होल्डर के पास भी शक्ति है अपना पक्ष मैनेजमेंट के सामने रखने की, या फिर और सिंपल में सीधे एक ही चीज याद रखना, शेयर होल्डर डेमोक्रेसी का मतलब होता है मींस पार्टिसिपेशन बाय शेयर होल्डर इन अफेयर्स ऑफ कंपनी। बस ये भी लिख दिया ना, कंपनी, ठीक है ना। मीनिंग देखते हैं क्या है। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी मींस द रूल ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर का रूल, कंपनी में किसका रूल चले, किसका किसका राज चले? शेयर होल्डर्स का, बाय द शेयर होल्डर एंड फॉर द शेयर होल्डर, ठीक है। तो द रूल ऑफ द शेयर होल्डर, बाय द शेयर होल्डर एंड फॉर द शेयर होल्डर। तो ऑफ शेयर होल्डर मतलब किसका रूल चले कंपनी में? शेयर होल्डर्स का रूल चले। बाय द शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डर के द्वारा रूल चले, और शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए कंपनी में रूल चले। मतलब कुल मिला के जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द सिटीजन, फॉर द सिटीजन, ऑफ द सिटीजन, इसी प्रकार से कंपनी किसकी है?
कंपनी में रूल किसका चलना चाहिए, या इसको अपन नॉर्मल रूल मानते हैं, नियम, कि कंपनी में कंपनी किसकी है, ऑफ शेयर होल्डर, बाय शेयर होल्डर एंड फॉर शेयर होल्डर। ठीक है, कंपनी शेयर होल्डर की है, कंपनी शेयर होल्डर के द्वारा चलाई जाए और कंपनी शेयर होल्डर के फायदे के लिए चली जाए, या फिर रूल होना चाहिए शेयर होल्डर का, बाय द शेयर होल्डर या ऑफ द शेयर होल्डर, फॉर द शेयर होल्डर्स। नाउ प्रिसाइजली अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो it is the ability of shareholders to directly or indirectly manage the affairs of the company। एक और चीज बोल सकते हैं, बेसिकली शेयर होल्डर डेमोक्रेसी का एक मतलब ये भी हो गया कि किस हद तक शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के अफेयर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, शेयर होल्डर कंपनी के अंदर अपनी कितनी चला सकता है, ये भी कहीं ना कहीं किससे रिलेट करता है, शेयर होल्डर की डेमोक्रेसी से। नाउ अच्छा, उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 दो पावर सेंटर क्रिएट करता है। कंपनी में कितने हैं डिसीजन मेकर्स, कितने हैं कंपनी में? सो बेसिकली अगर आप कंपनी में देखें तो दो टाइप के डिसीजन मेकर्स हैं। पहला डिसीजन मेकर कौन है? पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपको सबको पता है, रूटीन डिसीजन, रोजमर्रा के डिसीजन कौन ले लेते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पूरी पावर है अलग अलग सेक्शंस के द्वारा, और बाप सेक्शन है 179 जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दी है कि तुम भाई रोजमर्रा के डिसीजन ले सकते हो बोर्ड मीटिंग के द्वारा। ठीक है, 179 में स्पेसिफाई किया गया कि 179 के अंदर जितने भी डिसीजन दिए गए, सेक्शन 179, वो सारे डिसीजन बोर्ड मीटिंग में लिए जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो पहला पावर सेंटर क्या है कंपनी में? कंपनी में सबसे पहला पावर सेंटर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द फर्स्ट पावर सेंटर इन द कंपनी इज व्हाट? इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो नीचे का पावर सेंटर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कौन है? कई ऐसे डिसीजन है, सेक्शन 180 ऑफ कंपनीज एक्ट, कई ऐसे डिसीजन हैं जो कहां पे लिए जाते हैं, मतलब 180 क्या बोलता है? लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर के ऊपर कुछ लिमिटेशन है, मतलब जो डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं ले पाते वो डिसीजन कहां पे लिए जा सकते हैं? शेयर होल्डर्स के द्वारा लिए जा सकते हैं। तो सेकंड पावर सेंटर क्या है कंपनी में? दैट इज शेयर होल्डर्स। ठीक है, डायरेक्टर्स कहां पे डिसीजन लेते हैं? डायरेक्टर्स टेक डिसीजन इन द बोर्ड मीटिंग व्हाइल शेयर होल्डर्स एक्सरसाइज डिसीजन मेकिंग पावर एट द जनरल मीटिंग। तो डायरेक्टर्स जो है वो बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेते हैं, शेयर होल्डर्स कहां पे डिसीजन लेते हैं? जनरल मीटिंग में। ठीक है, बच्चों मैं चाहूंगा कि हम लोग मैंने यहाँ पे तो काफी कुछ लिखा हुआ है, आपके मॉड्यूल के सारे केस लॉज मैंने यहाँ पे कवर किए, बट मैंने उससे भी ज्यादा कुछ केस लॉज, एक्स्ट्रा केस लॉज बनाए, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बच्चों जब आप लोग लेक्चर अटेंड करने बैठे तो एक छोटी सी 100-150 पेज की नोटबुक लेके बैठे जिसमें हम रोज थोड़ा थोड़ा लिखेंगे बच्चों, क्योंकि मैं मानता हूँ एज अ सीए स्टूडेंट हमारा जो बेसिक धर्म है वो है लिखना। तो उस लिखने की आदत को कभी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा लिख लें बच्चों, थोड़ा सा। चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? और बच्चों ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आप समरी नोट्स में बोल सकते हैं। ठीक है, जितना अपन थोड़ा थोड़ा लिखेंगे दैट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज समरी नोट्स। ठीक है, तो ऐसा हेडिंग डालिएगा, चैप्टर 1 शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी and corporate disputes। Summary notes। ठीक है, shareholders democracy refers to the ability of the shareholders
influence the affairs of the company. The Companies Act 2013 recognizes the concept of shareholders democracy, and hence two power centers are created in company law या in Companies Act. ठीक है, कौन कौन से? ए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बी, शेयर होल्डर्स. ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया जो अपन ने लिख के कंप्लीट किया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, मैं जैसा कि मैंने कई बार जिक्र किया आपके सामने सेक्शन नंबर 179 का. सेक्शन 179 जो है, ठीक है, तो बेसिकली ये जो सेक्शन जो है 179 ये किसको पावर देता है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर देता है. सेक्शन 179 जो है, दिस सेक्शन गिव्स द पावर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट. चलिए, लेकिन 179 सेक्शन जो है बहुत सारी पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देता है. हम लोगों ने पढ़ा है एग्जीक्यूटिव में, बहुत अच्छा सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. ठीक है, लेकिन इसमें भी एक चीज ये बताई गई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब 179 सेक्शन के अंदर भी डिसीजंस लेते हैं तो उन्हें कंपनी के मेमोरेंडम का, कंपनी के आर्टिकल्स का और वो रेगुलेशंस जो शेयर होल्डर ने जनरल मीटिंग में बनाए हैं उन चीजों को ध्यान में रखना है. तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि सेक्शन 179 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर तो दे रही है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर को कर्टेल भी कर रही है. कर्टेल कर रही है मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर के ऊपर एक अंकुश, एक लिमिटेशन भी लगा रही है कि भाई शेयर होल्डर्स जो हैं वो बता सकते हैं, शेयर होल्डर्स जो हैं जनरल मीटिंग में ये डिसाइड कर सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 179 के अंदर जो पावर दी गई है उसे किस प्रकार से एक्सरसाइज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 179 बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोरो कर सकते हैं. ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? बोरो कर सकते हैं. इसके ऊपर शेयर होल्डर क्या लगा सकते हैं? एक लिमिट लगा सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सिर्फ 5 बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके सिर्फ 5 करोड़ का बोरो कर सकते हैं. हालांकि 180 अगेन पावर देता है शेयर होल्डर को, लेकिन शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं? एक लिमिट लगा सकते हैं कि नहीं, हाँ बोरो तो कर सकते हैं बट 5 करोड़ से ज्यादा बोरो नहीं कर सकते. ठीक है, 179 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर देता है कॉल करने की, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉल्स कर सकते हैं. ठीक है, शेयर होल्डर इसके ऊपर भी एक लिमिट लगा सकते हैं, जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करके लिमिट लगा सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कॉल में मैक्सिमम ₹1 का ही कॉल कर सकते हैं. तो अगेन कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट ने फिर से पावर किसको दे दी? शेयर होल्डर के हाथ में ही पूरी पावर दे दी. देखते हैं. Section 179 gives power to the board of director to take various decisions for the company, but the proviso का मतलब exception बोल सकते हैं या एक प्रकार से शर्त बोल सकते हैं, जो कहां पे है? सेक्शन 179 में. To the section states that the shareholder can curtail मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं the powers of board of director through MOA, MOAOA and also the can curtail the powers of the board of directors, comma through MOA or AOA also the powers of directors can be curtailed. Thus, for the same there has been a clear demarcation. Demarcation का मतलब होता है separation of the powers between the power of board of director and that of the shareholders. तो कुल मिला के कंपनीज एक्ट ने क्या किया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर को और शेयर होल्डर की पावर को अलग अलग क्या किया है? स्पेसिफाई किया है या सेपरेट किया है. लेकिन अगेन जैसे 179 अगर आप पढ़ते हैं, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक और चीज, एमओए एंड आल्सो पावर कैन बी कर्टेल्ड, और यहाँ पे शेयर होल्डर्स भी कर सकते हैं. शेयर होल्डर कैसे कर सकते हैं? बाय मेकिंग रेगुलेशन
इन जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। ठीक है, लगे तो इसका सेक्शन 179 का आप टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। चलिए भाई, कंपनीज एक्ट ने दो पावर सेंटर क्रिएट किए हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरे शेयर होल्डर, पर अल्टीमेट पावर तो शेयर होल्डर के हाथ में है। अल्टीमेट पावर जो है वो आप देखेंगे तो किसके हाथ में है? शेयर होल्डर से। हाँ, लेकिन कंपनीज एक्ट ने पूरी शिद्दत से प्रयास किया है कि दोनों की पावर्स को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। ठीक है, चलिए सम ऑफ द बिजनेस विच कैन बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स आर। ऐसे अब ये जितने भी बिजनेसेस हैं या आइटम्स हैं, ठीक है, इनको आप कहां पे ट्रांजैक्ट कर सकते हो? ये सारे आइटम्स को, ये सारे बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर सकते हो कहां पे? जनरल मीटिंग में, बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, चलिए क्या क्या है देखिए। जिन लोगों का कंपनीज एक्ट अच्छा था एग्जीक्यूटिव में, जिन बच्चों का कंपनीज एक्ट बहुत अच्छा था एग्जीक्यूटिव में, उनको यहाँ पे क्या मिलेगा? एक एज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में मेजॉरिटी जो हम पढ़ने वाले हैं, मेजॉरिटी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंपनीज एक्ट से ही रिलेट करेंगे। ठीक है, चलिए तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट होते हैं आप सबको पता है। एमओए एओए को ऑल्टर करना, ठीक है, सेक्शन 13 14। फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 62 है, 42 में प्राइवेट प्लेसमेंट है। ट्रांसफर सम पोर्शंस ऑफ अनकॉल्ड to transfer some portion of uncalled capital to reserve capital to be called up only in the event of winding up to create reserve capital। ठीक है, तो ये भी है। कंपनी की शेयर कैपिटल को क्या करना? रिड्यूस करना, सेक्शन 66। रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करवाना। To decide a place other than the registered office where the statutory books required to maintain may be kept। स्टेट्यूटरी बुक्स जो अपनी होती है, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ मेंबर, इन सबको उस जगह से, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह पे रखना है तो भी जो है वो शेयर होल्डर को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पेड अप अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल फॉर डिफरिंग expenses on construction when plant cannot be commissioned for longer period of time। ठीक है, ऑडिटर्स को अपॉइंट करना, इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है 188 के अंदर। ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट टू अलाउ डायरेक्टर, पार्टनर और हिज रिलेटिव टू होल्ड ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, ये सेक्शन 188 में कवर हो जाएगा। पेमेंट ऑफ कमीशन ऑफ मोर देन 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी to managing or whole time director, yes। To make loans or extend guarantee, ये बेसिक, हाँ सॉरी, or to provide securities or to make investment beyond the limit specified, to borrow money and to charge out of the assets of the company to secure borrow money, to appoint directors, to increase or reduce the number of directors within the limits given in the AOA, debentures to make contribution not related to the business of the company। और बच्चे ये तो ये लिस्ट ठीक ठाक है बच्चों, ठीक है, ये 18 पॉइंट्स है, बट कंपनीज एक्ट ने बहुत सारी पावर्स, मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज पावर्स देयर आर मेनी पावर्स दैट आर गिवन टू द शेयर होल्डर्स। अपार्ट फ्रॉम द राइट्स व्हिच आर वेस्टेड इन द शेयर होल्डर्स टू बी एक्सरसाइज्ड in relation to the conduct of the business of the company, the directors of the company have certain obligations towards the shareholders। मतलब ये सारे राइट्स तो हैं ही शेयर होल्डर के, इसके अलावा कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं इनकी बहुत सारे ऑब्लिगेशंस भी हैं टुवर्ड्स द शेयर होल्डर। जैसे एक सिंपल सा ऑब्लिगेशन है कि डायरेक्टर को हर एक जनरल मीटिंग का नोटिस किसको देना है? शेयर होल्डर्स को देना है। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि कौन कौन सी पावर्स जो है वो कौन एक्सरसाइज कर सकता है? शेयर होल्डर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं कहाँ पे? जनरल मीटिंग है बच्चों। और इसके अलावा भी आप ना दुनिया भर की पावर्स लिख सकते हैं शेयर होल्डर्स की। डायरेक्टर्स अपॉइंट करना, डायरेक्टर्स को रिमूव करना, स्पेशल नोटिस देना, ठीक है,
मतलब देयर आर मेनी पावर्स, आर्टिकल्स में चेंजेस करना, एमओए में, खैर वो तो हमने फर्स्ट पॉइंट में कवर किया है, ठीक है। उसके बाद वो पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, ये भी हमने पढ़ा है आई थिंक सेक्शन 111 में, सेक्शन 111 में। तो शेयर होल्डर्स के पास बहुत सारी पावर्स हैं कंपनीज एक्ट में, वोट डालना, पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट डालना, खैर। तो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स कैन एक्सरसाइज एन नंबर ऑफ पावर्स। उसके बाद अब ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर क्या है, तो कोर्ट ने बोला है, कोर्ट, अच्छा मैंने जैसे कि बताया कि डायरेक्टर्स की भी बहुत सारी ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। कोर्ट ने दो ब्रॉड ड्यूटीज, ब्रॉड मतलब जनरल ड्यूटीज बताई हैं, किसके लिए, डायरेक्टर्स के लिए। पहला क्या है, ड्यूटी ऑफ utmost केयर एंड स्किल इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और एल्स बी लायबल फॉर डैमेजेस। शेयर होल्डर्स तो डे टू डे अफेयर्स को देखते नहीं है बच्चों, शेयर होल्डर्स ने तो क्या किया, पैसा लगा दिया। उसके बाद कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो पूरा कौन संभालता है, रोजमर्रा के डिसीजन लेना, ठीक है। जितनी भी कंपनी के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, बिजनेस डिसीजंस हैं, ये सब तो किसके हाथ में आ गए, ये सारे डिसीजन आते हैं किसके हाथ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। सो सेक्शन 166 अगर आपको पता है कंपनीज एक्ट के अंदर, सेक्शन 166 जो कंपनीज एक्ट के अंदर है उसमें भी स्पेसिफाई किया है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर। तो वहां पे भी आपको ये पॉइंट दिखेगा कि डायरेक्टर्स जो हैं, अब कोर्ट के अलावा कंपनीज एक्ट भी स्पेसिफाई करती है सेक्शन नंबर 166 के जरिए कि भाई डायरेक्टर्स की ड्यूटीज क्या क्या है। तो उन जब डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी जब चलाते हैं, सो दे हैव टू एक्सरसाइज utmost केयर एंड स्किल, utmost केयर एंड स्किल, पूरी सावधानी से और अपनी पूरी स्किल लगा के आपको काम करना है, नहीं तो आप डैमेजेस के लिए जिम्मेदार हैं। विजय माल्या, व्हाट डिड ही डू, उसने कंपनी में काम तो किया बट ही डिड नॉट एक्सरसाइज जो केयर लेना था। कंपनी के नाम पे लोन लिया लेकिन उस लोन के अमाउंट को अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए इस्तेमाल किया, तो कहां से था वो स्किल, तो उसने एक्सरसाइज नहीं की, एंड दैट्स व्हाई विजय माल्या इज आल्सो लायबल फॉर डैमेजेस। तो पहली ड्यूटी है कि जब आप, और कंपनीज एक्ट के अंदर तो बहुत सारी ड्यूटीज बताई गई हैं। दूसरा, fiduciary duties. Now what is the meaning of fiduciary duties, या fiduciary का मतलब क्या होता है, fiduciary का मतलब होता है जब आपके ऊपर कोई विश्वास करे, रिलेशन ऑफ ट्रस्ट। जैसे बच्चों आप लोग मेरे ऊपर, आप में से बहुत सारे मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप लोग मेरे से लेक्चर खरीद लेते हैं, क्यों खरीद लेते हैं, बिकॉज समवेयर यू ट्रस्ट मी। तो अपार्ट फ्रॉम मेरी आपके प्रति कौन सी ड्यूटी है, ठीक है, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी तो है ही है, उसके अलावा मेरी आपके प्रति फिड्यूशियरी ड्यूटी भी है, क्योंकि आप रहते दिल्ली में, आप रहते मुंबई में, आप रहते कोलकाता में, उसके आपने सिर्फ मुझे देख के थोड़ा बहुत मुझसे बात करके आपने लेक्चर खरीदे, तो मेरी आपके प्रति एक फिड्यूशियरी, अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी, अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही है, बट मेरी आपके प्रति एक फिड्यूशियरी ड्यूटी भी है, बिकॉज यू हैव ट्रस्टेड मी। तो डायरेक्टर्स को ट्रस्ट कौन कर रहा है, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर्स के ऊपर क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि भाई डायरेक्टर्स जो हैं उनके पैसों का सही इस्तेमाल करेंगे, कंपनी को नई बुलंदियों पे लेके जाएंगे, डायरेक्टर्स जो हैं शेयर होल्डर्स को उनके अधिकारों से वंचित नहीं करेंगे। तो फिड्यूशियरी ड्यूटी टू एक्ट बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, इंटरेस्ट मतलब कंपनी के भले में। तो दूसरी ड्यूटी क्या है, सही तरीके से कंपनी के भले में, आपको कंपनी के भले के लिए आपको कार्य करना है। नॉट टू एक्सरसाइज पावर्स फॉर कोलेट्रल बेनिफिट, मतलब कोलेट्रल बेनिफिट मतलब कंपनी का तो काम हो जाए, अपना भी थोड़ा सा फायदा हो जाए, मतलब यहां पे कोलेट्रल के बजाय आप लिख सकते हो पर्सनल बेनिफिट, एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द पोजीशन एज अ डायरेक्टर। अगेन प्रॉफिट मतलब पर्सनल प्रॉफिट के लिए आपको काम नहीं करना है, कंपनी के पैसों से आपको। तो पहली ड्यूटी हो गई केयर और स्किल एक्सरसाइज करना, दूसरी ड्यूटी हो गई भैया कंपनी के लिए काम करना है, कंपनी के ट्रांजैक्शन से, कंपनी के फंड से, या अपनी जो डायरेक्टर की पोजीशन है उससे आपको पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमानी है, यू हैव टू प्योरली एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एज वेल एज इट्स शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो इसके साथ में मैं आपको रेकमेंड करूंगा सेक्शन 166 भी एक बार देख लें। Why do you think shareholder democracy should be there?
आपको क्यों लगता है कि शेयर होल्डर की डेमोक्रेसी होनी चाहिए? शेयर होल्डर की डेमोक्रेसी मतलब शेयर होल्डर को पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए, आप बताइए। मैं बताऊं बच्चों, बचपन से लेके आप जब तक सीएस नहीं बन गए तब तक आपके ऊपर पूरा खर्चा आपके मम्मी पापा ने किया, करेक्ट है? सब कुछ मम्मी पापा ने किया। आपके लिए नए कपड़े, आपकी कोचिंग का फीस, आपके स्कूल का फीस, सारे खर्चे आपके लिए किसने किए? आपके माता पिता ने किए। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। आप सीएस बन गए, एकदम टाई वाई लगा के आपका जॉब लग गया, और जॉब लगते ही आपकी शादी हो गई। आपके दो सास ससुर है, दो सास ससुर मतलब एक सास एक ससुर, प्यारे प्यारे। आपको सैलरी मिलती है 1.5 लाख रुपए महीने की। आपके माता पिता गरीब हो गए हैं क्योंकि उन्होंने जीवन भर आपके लिए काम किया है। अब उनके पास खुद के लिए पैसे बचे नहीं है, लेकिन आप पैसे कमाते हो ना। आपके पास जो भी सैलरी आती है, सैलरी आते ही साथ आप पूरी सैलरी देते हो अपने सास ससुर को। किसको देते हो? अपने सास ससुर को। मम्मी पापा आपसे पैसे मांगते हैं, बट आप उनको एक फूटी कौड़ी नहीं देते, आप उनको कुछ नहीं देते। आप पैसे पूरे दे देते हो अपने सास ससुर को। आपके माता पिता को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? खराब लगेगा ना। इन द सेम मैनर, कंपनी कुछ भी नहीं थी, जीरो थी। कंपनी को प्रमोट प्रमोट किया, कंपनी को क्रिएट किया, कंपनी को बनाया, कंपनी में पैसा किसने लगाया? शेयर होल्डर ने। जब कंपनी को पैसों की जरूरत थी, पैसा किसने डाला कंपनी में? शेयर होल्डर्स ने। और जब डिसीजन लेने की बात आती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, शेयर होल्डर से पूछते नहीं है। शेयर होल्डर को जनरल मीटिंग का नोटिस तो अच्छा, जनरल मीटिंग अगर नोटिस शेयर होल्डर को नहीं दिया तो वो तो खैर अपराध है कंपनी एक्ट के अंदर। बट मान लीजिए शेयर होल्डर को जनरल मीटिंग का नोटिस तक नहीं मिलता, बेचारे वो कुछ उनको पता ही नहीं होता कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। हाउ वुड द शेयर होल्डर फील? शेयर होल्डर्स अपनी तरफ से कुछ बात रखना चाहते हैं, शेयर होल्डर की बात नहीं सुनी जाती, दरकिनार कर दिया जाता है शेयर होल्डर की बात को। शेयर होल्डर कुछ ट्रांजेक्शन प्रपोज करना चाहते हैं जनरल मीटिंग में, उस ट्रांजेक्शन को कंसीडर नहीं किया था। हाउ वुड द शेयर होल्डर फील कि साला जिस कंपनी को उन्होंने क्रिएट किया है वही कंपनी उनकी बात नहीं सुन रही है? तो क्या मतलब बच्चों, फिर तो हो गया अपन पाकिस्तान बन गए। पाकिस्तान में ऐसा होता होगा ना कि भाई एक बार पैसा दे दिया उसके बाद टिक 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 मेरे को जो करना मैं करूंगा। नहीं, शेयर होल्डर की डेमोक्रेसी बच्चों, हमेशा याद रखना, कोई भी देश महान तभी बनेगा जब उस देश में जो व्यापारिक संस्थाएं जैसे कंपनी, कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको उनके अधिकार एक्सरसाइज करने दिए जाएं। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट कंपनी में फॉलो होता है। कंपनी में क्या फॉलो होता है? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये कंपनीज में फॉलो होता है। लेकिन ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट हो गया मतलब शेयर होल्डर्स जो है डे टू डे अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, डे टू डे अफेयर्स डायरेक्टर्स ही मैनेज करेंगे। लेकिन कहना इसे जितने डिसीजन इंपॉर्टेंट है उसमें शेयर होल्डर्स की सहमति लेनी चाहिए बच्चों। शेयर होल्डर को डिस्क्लोजर्स देने चाहिए, शेयर होल्डर्स को उनके अधिकार देने चाहिए। साला एजीएम में शेयर होल्डर को नहीं बुलाया, साला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, साल भर के प्रॉफिट क्या है लॉस क्या है वही आपने शेयर होल्डर को नहीं बताया, तो क्या मतलब बच्चों? क्या शेयर होल्डर आपकी कंपनी में दोबारा इन्वेस्ट करेगा? अरे छोड़ दो, वो शेयर होल्डर किसी कंपनी में पैसा नहीं लगाया क्योंकि उसको उसके अधिकार मिल ही नहीं रहे, डिविडेंड नहीं मिल रहा है साला। तो डोंट यू थिंक सो कि शेयर होल्डर्स को उनकी डेमोक्रेसी देनी चाहिए, शेयर होल्डर्स को उनके अधिकार देने चाहिए? यस। व्हाई शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी? यहां पे बाबा दुष्यंत कुछ बोल रहे हैं। साधारण सी बात है, कंपनी खड़ी किसने की है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ने, शेयर होल्डर्स ने। तो लॉ यही चाहता है कि पावर शेयर होल्डर के हाथों में रहे। बट ये शेयर होल्डर्स मीटिंग में आते नहीं है, शेयर होल्डर्स की भी बहुत बड़ी गलती है, शेयर होल्डर्स मीटिंग में आते नहीं है। लेकिन ई वोटिंग आने के बाद शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लिख लें समराइज वे में। चलिए, सेक्शन 179 provides powers to the board of directors.
and the Companies Act provides many rights and powers to the shareholders through various provisions. ठीक है? Section 166 of Companies Act prescribes the duties of directors, and the courts also have specified two general duties, two broad duties. Directors, they are to exercise reasonable care and skills. दूसरा, fiduciary duty to act in the interest of the company. And not to make any collateral or personal gains from the office of the director. ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा फटाक से. ठीक है. Now, why shareholders democracy? क्यों चाहिए भाई shareholders की democracy? Why you have to provide shareholders with certain rights? Companies Act shareholder को इतने सारे rights क्यों provide करता है? हाँ? क्यों? The law wants that ultimate power of affairs of the company must be with shareholders only. लॉ ये चाहता है, शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी जरूरी क्यों है? क्योंकि लॉ यही चाहता है बच्चों, क्योंकि दे आर द फंड कंट्रीब्यूटर्स, उन्होंने ही फंड्स लगाए, उन्होंने कंपनी बनाई है, तो लॉ ये चाहता है कि उनके साथ किसी प्रकार का गलत ना हो. ठीक है, चलिए लेट्स सी आगे. ये शेयरहोल्डर, वाई शेयरहोल्डर डेमोक्रेसी को अपन आगे भी डिस्कस करेंगे. लिख लिया आपने? चलिए. Despite the powerful weapons handed over to the shareholders by Companies Act, the shareholders have not been able to use them, and the most of the provisions remain dead provision. भले ही हमने बहुत सारे पावरफुल वेपन्स, इतने सारे राइट्स दिए हैं शेयर होल्डर्स को, जैसे कि सेक्शन 100 में ऐसा है कि शेयर होल्डर्स ईजीएम कॉल कर सकते हैं. अगर शेयर होल्डर्स को लगता है, अगर आपके पास 10% शेयर्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ईजीएम भी कॉल कर सकते हैं. सिर्फ 10% शेयर होने चाहिए. मतलब अगर आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं,
आपके द्वारा आप चाहते हैं कि कंपनी कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करे, लेकिन कंपनी उस ट्रांजैक्शन को नहीं कर रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर 10% शेयर है तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मजबूर कर सकते हैं कि ईजीएम कॉल कर दे और ईजीएम में हमारी बात सुन। आप बोल सकते हैं ऐसा, आपको अधिकार है, सेक्शन 100 ने राइट दिया है आपको। बट बच्चों अगेन बहुत सारे प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में जो स्पेसिफिकली जो शेयर होल्डर जो प्रोविजन शेयर होल्डर्स को अधिकार देते हैं, वो सारे प्रोविजन कंपनीज एक्ट में डेड प्रोविजंस बन के रह गए। डेड प्रोविजन मतलब उनका कोई यूज नहीं करता, उनका कोई इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली मतलब इसका नतीजा ये है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज आर इलेक्टेड ओनली बाय few shareholders who attend the AGMs and those who can muster sufficient number of proxies and demonstrate their voting power. मस्टर के बदले अपन यहां पे लिख सकते हैं अरेंज। तो क्या हो गया बच्चों, इसका नतीजा क्या है, अब भाई तुम लोग तो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते नहीं हो। You guys, shareholders, they do not exercise in spite of the fact that many powers have been wasted in the shareholders. Shareholders do not exercise their power. Shareholder अपने पावर को यूज नहीं करते। मैं क्या करेगा एजीएम में जाके, मैं नहीं जाएगा एजीएम में, एजीएम तो बहुत दूर है, कंपनी मेरी सुनती नहीं है, वहां पे मैं साइड में खुपचे में बैठा रहता, मैं क्या करेगा एजीएम में, मेरे को हाथ खड़ा करना भी नहीं आता है। बक तो अब तुम चाहते नहीं हो मीटिंग अटेंड करने के लिए, तुम अपने अधिकार, तुमको लगता है तुम्हारे पास एक ही शेयर है, तब इसका रिजल्ट क्या हो गया है, शेयर होल्डर्स मैंने जैसा शुरू में बताया था 152 सेक्शन 152 के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर 160 में। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होने लगा कि भाई अब डायरेक्टर कौन सिलेक्ट करता है, ओनली फ्यू शेयर होल्डर, जैसे मैंने बताया था मुकेश अंबानी जी गए मीटिंग में 51% शेयर इनके पास है, हु अटेंड मीटिंग अटेंड करते हैं, एंड दोज हु कैन अरेंज सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉक्सीज, जो क्या कर सकते हैं, प्रॉक्सीज अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करते नहीं है ना, तो जो मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं वो उनसे प्रॉक्सी फॉर्म भरवा लेते हैं और उनको बोलते हैं कि यार इस फलाने बंदे को क्या कर दे, प्रॉक्सी अपॉइंट कर दे। हालांकि ये इलीगल है, अपन ने पढ़ा था ना कैनवासिंग ऑफ प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड, सेक्शन 105 में अपन ने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव में, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा होता है। यस, तो मेरे पास 500 शेयर्स हैं, मैं मीटिंग अटेंड करता नहीं हूं, तो मेरे से कंपनी का कोई जो मेरी जान पहचान का है वो फोन करके बोलेगा यार एक काम कर प्रॉक्सी फॉर्म भर के दे दे, और कई कंपनीज में तो डुप्लीकेट प्रॉक्सी हो जाती है। मैं मीटिंग अटेंड करता नहीं हूं, मैं रहता हूं लेह लद्दाख में, मैं कभी मीटिंग अटेंड करने नहीं आता, मेरे पास 1000 शेयर है, क्या होता है, जो कंपनी रहती है कंपनी के लोग ही क्या करते हैं, प्रॉक्सी फॉर्म भर देते हैं, मेरा डुप्लीकेट साइन मार देते हैं, कंपनी में जमा हो जाता है। इसलिए सेक्शन 105 में एक इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी वाला सेक्शन भी है, अगर आपको याद हो, मैंने एग्जीक्यूटिव में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था। तो वही जो प्रॉक्सीज अरेंज कर सकते हैं। चलिए, तो कुल मिला के राज वही शेयर होल्डर्स करते हैं जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स हैं, जो एजीएम अटेंड करते हैं, जो प्रॉक्सीज के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग तो यार मीटिंग में जाते नहीं हो, है ना। चलो, लेकिन अगेन मैं फिर से यही कहूंगा कि कंपनीज एक्ट जो है वो पूरी कोशिश करती है कि शेयर होल्डर्स को डेमोक्रेसी मिले, शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड करें। चलिए, अच्छा गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है, जो गवर्नमेंट कंपनीज में मैं ये बोल सकता हूं ना कि वहां पे तो भाई एकदम एब्सोल्यूट मतलब पूरी शेयर होल्डर की डेमोक्रेसी होती है। कौन सी कंपनीज में, इन गवर्नमेंट कंपनीज देयर इज एब्सोल्यूट शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। अब आप मुझसे बोलेंगे कैसे, आप मैं आंसर आपसे ही पूछूंगा कैसे। भाई गवर्नमेंट कंपनी में जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होते हैं वो किसके पास होते हैं, वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है, अगर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग अटेंड करने चला गया तो उसके पास तो मेजॉरिटी शेयर्स हैं, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली क्या करेगा, वो अपना जो भी उसको जिसको भी डायरेक्टर अपॉइंट करना है वो डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगा। ठीक है, आप लोग आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी में तो भाई वहां पे तो शेयर होल्डर्स ही एक्चुअली में सब कुछ है,
क्यों? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट कंपनी में जो डायरेक्टर होते हैं, जितने भी डायरेक्टर होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको बेसिकली गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, मतलब शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी में जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड डायरेक्टर है, वो भी वही करते हैं जो गवर्नमेंट उनको करने को बोलती है। तो गवर्नमेंट कंपनी में शेयर होल्डर डेमोक्रेसी तो क्वेश्चन में है ही नहीं, मतलब वहां पे तो एब्सोल्यूट शेयर होल्डर डेमोक्रेसी होती है। देखिए, गवर्नमेंट कंपनीज आर एन एक्सेप्शन, मतलब हम जहां पे शिकायत कर रहे हैं कि शेयर होल्डर्स अपने राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करते, गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा कुछ है ही नहीं। In government companies, all the directors are appointed on the advice of government. सारे directors appoint होते हैं on the advice of government. Government shareholder होती है ना, by the president of India or the governor of concerned state. मतलब कोई बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, shareholders basically मीटिंग में। सो वेरी सिंपल, गवर्नमेंट कंपनीज में तो क्या होता है बच्चों, डायरेक्टली वो जो गवर्नमेंट मतलब शेयर होल्डर, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज की शेयर होल्डर गवर्नमेंट होती है, तो डायरेक्टली गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये बोल देती है कि भाई हम इनको अपना शेयर होल्डर बनाना चाहते हैं। वो नाम किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट अप्रूव कर देता है उस नाम को, और मीटिंग में उस बंदे के नाम पे सहमति बन जाती है कि दिस पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। उसका चुनाव किसने किया? गवर्नमेंट ने किया, ठीक है। उसके बाद वो नाम किसके पास गया? प्रेसिडेंट के पास गया। प्रेसिडेंट ने उस नाम को क्या कर दिया? बच्चे प्रेसिडेंट का काम ही किया, रबर स्टैंप, उसने काम प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया। उसके बाद मीटिंग में जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें उसके नाम की सहमति बन जाती है कि हाँ भाई दिस फलाना पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होता है, और गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट के पास तो मेजोरिटी होती है, तो डायरेक्टली वो बंदा क्या हो जाता है? डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है। और इसलिए and hence theoretically it can perhaps मतलब संभवतः शायद be said that shareholder democracy is absolute, मतलब पूरी तरीके से होती है। कहां पे होती है? गवर्नमेंट कंपनीज में, ठीक है। उसके बाद further, the shareholders democracy is dependent upon the voting strength of the shareholder and also to a great extent on the availability of the members attending their general meetings either by themselves or through the proxy। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? शेयर होल्डर डेमोक्रेसी किस चीज पे निर्भर करती है? वोटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द शेयर होल्डर, मतलब जो शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनके पास कितने वोट हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, 10,000 शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सबके पास एक एक शेयर ही है, तो इन 10,000 शेयर होल्डर का वोट परसेंट कितना हो गया? 1%। उसके बाद ये 10,000 लोग हैं, उसके बाद एक ही आदमी शेयर मीटिंग अटेंड कर रहा है और इसके पास अकेले 50% वोट है, ठीक है। तो शेयर होल्डर डेमोक्रेसी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? वोटिंग स्ट्रेंथ। वोटिंग स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है, मतलब जो शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनके पास वोट्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा शेयर्स होंगे, डिसीजन जिसके पास नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगे, उसी का डिसीजन प्रिवेल करेगा, उसी का डिसीजन जीतेगा, उसी का वोट मैटर करेगा, ठीक है। उसके बाद and also to a great extent on the availability of the members attending their meetings either by themselves or through proxy। अच्छा, अब एक और चीज याद रखना, ये 10,000 लोगों के पास 1% वोट है, ये सारे लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, ये 50% वाला मीटिंग अटेंड नहीं करता, ये 50% वाला आई नहीं मीटिंग में। मीटिंग में 5,000 दूसरे लोग आए, मतलब ये 10,000 के अलावा 5,000 लोग आए जिनके पास सिर्फ 0.25% ही वोट्स हैं। तो बच्चों मेजोरिटी कौन बन गया? ये बन गया ना मेजोरिटी, ये हो गए माइनॉरिटी। लेकिन अगर ये भी आए होते, ये भी आए होते और इसके साथ में वो बंदा भी आया होता जिसके 50%, 51% वोट है, फिर या 50% वोट है, तो मेजोरिटी ये बन जाता। तो शेयर होल्डर डेमोक्रेसी किस चीज पे निर्भर करती है? नंबर 1, कितने लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। नंबर 2, जो लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनके पास वोट्स कितने हैं, वोटिंग पावर कितनी है उनकी, इस चीज के ऊपर भी निर्भर करती है। जिसके पास ज्यादा वोट्स रहेंगे वो ज्यादा डेमोक्रेसी, ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद however most of the shareholders do not have enough time to spare from their busy schedule to concern themselves with the affairs of the company in which they have invested। बहुत सारे शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनके पास भाई समय ही नहीं है, किसी चीज का समय नहीं है
कि वो जाके क्या करे, मीटिंग अटेंड करें। दूसरा, moreover they are not always educated enough and experienced enough to be conversant मतलब familiar with the working of the joint stock companies। अब जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ही इज अ डॉक्टर, रिलायंस के उसके पास 3000 शेयर्स हैं। मैं उससे पूछता हूँ मीटिंग मीटिंग अटेंड करता है, तो बोलता है मीटिंग क्या होती है? वो साल का कुछ नोटिस तो आता है, मतलब उसमें अपने को जाना होता है क्या? मीटिंग में अटेंड करना होता है? मीटिंग में अटेंड करके क्या होता है? मैंने बोला आइसक्रीम मिलती है, खाना है। अच्छा, मैं उसको क्या बहस करूं, मैं उसको क्या बताऊं कि मीटिंग में आप अपना वोट डाल सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है, आप अपना पक्ष रख सकते हो। अगर बोले नहीं नहीं मैं रिलायंस से बहुत खुश हूं, मैंने तो 100 रुपए का शेयर खरीदा था आज से 20 साल पहले, आज वो शेयर का प्राइस 2000 रुपए है या 1800-1900 रुपए। तो ही इज वेरी हैप्पी, ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी उसको कोई मतलब नहीं, बिकॉज उसको बेनिफिट मिल रहा है, कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ता है, उसका फायदा हो रहा है, तो ही इज वेरी हैप्पी। सो चलिए थोड़ा सा लिख ले। वही वाला पॉइंट है, ठीक है। कम वाई शेयर होल्डर डेमोक्रेसी का 2-3 पॉइंट्स अपन एडिशनल लिखेंगे, ठीक है, जो आपने पहले लिखा था। दो, Companies Act has provided many rights to the shareholders, but shareholders in reality do not attend or vote at the general meeting. So mainly the Rights Act general meeting are exercised by the shareholders who attend general meeting and are able to arrange proxies. ठीक है, चलिए। shareholder democracy also depends on number of shareholders who attend the general meeting and voting power that they have in the general meeting. तो इन दो फैक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड करेंगे, जितना वोटिंग पावर उनके पास ज्यादा होगा, वो उतने अच्छे से डेमोक्रेसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे जब इस केकी मिस्त्री बोल रहा हूँ, साइरस मिस्त्री को बात हटाने की बात आई थी, तो कुछ 60% शेयर होल्डर्स ने फेवर में वोट डाला था कि इस कमीनी को हटा दो, ही शुड नॉट बी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स। तो अगर शेयर होल्डर्स ज्यादा संख्या में अटेंड करते हैं, उनके पास वोटिंग राइट भी ज्यादा है, मतलब वो मेजोरिटी वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं मीटिंग में, तो वो अपनी डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, ड्यू टू टाइम एंड लैक ऑफ नॉलेज, most of the shareholders are not able to practice shareholders democracy। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। क्या नहीं है शेयर होल्डर्स के पास? नंबर 1, दे डोंट हैव टाइम, उनके पास टाइम नहीं है। और कई लोग तो ऐसे जो शेयर होल्डर्स टाइम तो है, बट साला उनको पता ही नहीं है कि ये वोट डालना क्या होता है और अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना क्या होता है।
इसके कारण बहुत सारे शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी एक्सरसाइज नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। Although concept of shareholder democracy has been enshrined मतलब बहुत अच्छे से दिया गया है, मेंशन किया गया है in the Companies Act, yet because of aforementioned deficiencies मतलब ऊपर लिखी हुई कमियां and flaws in the general body, flaws मतलब गलतियां in the general body of shareholders, it is not reflected in the constitution of the board of directors of many companies in India। मतलब बच्चों इसका मतलब ये हो गया, मतलब इसी को अपन कंक्लूड कर देंगे। ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स, in board of directors of many companies, in appointment of directors, of many companies, shareholders do not participate। कहने का मतलब ये है कि it is not reflected, shareholder democracy is not reflected in the constitution of board of directors of many companies in India। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। इन सब कारणों की वजह से इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है, अपने राइट्स पता नहीं है। राइट्स तो पता है बट बहुत कम ही लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। जो मीटिंग अटेंड करते हैं उनके पास वोटिंग का स्ट्रेंथ नहीं है, दे डोंट हैव वोट्स ओनली। तो ये सारे फैक्टर्स के चलते मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो है, प्रमोटर के लोग जो हैं वो आते हैं मीटिंग में, जिसको डायरेक्टर बनाना है बना देते हैं। अपन बस दूर से बैठ के हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं, आपस में गप्पे लड़ाते रहते हैं यार कि डायरेक्टर के बेटे को ना, वो प्रमोटर के बेटे को डायरेक्टर नहीं बनना चाहिए था, ही इज नॉट अ गुड पर्सन, साला 2 बार जेल गए। अरे तुम गधे, तुमने पार्टिसिपेट किया क्या? तुम लोगों को अपना एक सोसाइटी बनाना चाहिए, 100 200 500 1000 10,000 शेयर होल्डर इकट्ठे होके सोसाइटी बनाओ और सब मिलके आप खुद मीटिंग अटेंड करने जाओ या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को मीटिंग अटेंड करने भेजो, और तब देखो ना यार, आप अपना राइट दिखाओ, अपनी ताकत दिखाओ मीटिंग में, तब मजा आएगा ना डेमोक्रेसी का यार। ठीक है, चलिए बच्चों, सो व्हाट कैन शेयर होल्डर्स डू। तो ये ऊपर तो हमने प्रॉब्लम्स बता दी है, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं? मैंने क्या लिखा है, एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। यू हैव टू फॉर्म सोसाइटी। सोसाइटी इज व्हाट? इट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो अपने राइट्स को कलेक्टिवली एक्सरसाइज करती है। देखिए क्या लिखा है, फॉर अचीविंग द शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, द शेयर होल्डर्स हैव टू यूनाइट मतलब इकट्ठा होना है, and organize themselves on national, state and district level and get their association registered under Society Registration Act or any other applicable statute का मतलब law, so that their voice is heard and they can assert themselves and safeguard the interest of their members। Safeguard the interest of their members मतलब सोसाइटी के मेंबर्स, क्योंकि आप तो सोसाइटी बन जाएंगे ना। सो बेसिकली how can shareholders achieve corporate democracy? शेयर होल्डर्स जो है वो कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी कैसे अचीव कर सकते हैं? तो द शेयर होल्डर्स हैव टू यूनाइट एंड collectively exercise their voting rights at the meeting। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे क्या होता था पहले, एक लेबर स्ट्राइक करता था, दो अलग अलग लेबर्स ना अलग अलग दिन स्ट्राइक करते थे, तो उनकी बात ना, लेबर्स की बात मैनेजमेंट सुनता ही नहीं था। लेकिन बाद में क्या हो गया, इन लोगों ने अपना ट्रेड यूनियन बना लिया। अब ट्रेड यूनियन में पूरे सारे जितने भी लेबर थे सब इकट्ठे हो गए, ट्रेड यूनियन में 5,000 लेबर इकट्ठे हो गए।
अब 5,000 लेबर के बदले 5,000 लेबर्स के बिहाफ पे एक आदमी जो उनकी यूनियन का नेता होता था वो मैनेजमेंट के सामने जाता था, मैनेजमेंट से बोलता था कि तुमको हमारी बात माननी है, हमारी सैलरी बढ़ानी तो बढ़ाओ, नहीं तो 5,000 के 5,000 लोग काम पे नहीं आएंगे। तो क्या हो गया, पहले ये लोग छोटे छोटे ग्रुप थे, इन सब लोगों ने क्या बना लिया, अपना एसोसिएशन बना लिया, ट्रेड यूनियन, रजिस्टर हो गए। उसके बाद साला एक आदमी जाके मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करता है, तो ज्यादा डेमोक्रेसी कमाई। मैनेजमेंट की बात, ट्रेड यूनियन की बात मैनेजमेंट ने कब सुना, जब ये लोग अलग अलग थे या जब ये यूनाइट हुए, जब ये यूनाइट हुए। उसी प्रकार से द शेयर होल्डर हैव टू यूनाइट and collectively exercise their voting right at the meeting. For this purpose, they can form a society or any other association. सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं कि भाई हम शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रमोट करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो आप, और एनी अदर एसोसिएशन अंडर एनी लॉ, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स, these associations, ट्रस्ट बना सकते हो, can exercise the rights at the meetings of the company. ठीक है, चलिए बच्चों, सो आज के लिए बस करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। कल हम लोग मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, जिस मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने चीजों को बराबर से लिखा है और अच्छे समझा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।